नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेस के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस नए सेशन में हम लोग क्लास 10 की सोशल साइंस जो कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, उसका भूगोल का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, संसाधन एवं विकास। तो दोस्तों उस पर चर्चा करते हैं कि जो कि हमारा भूगोल का जो चैप्टर है, हमारा पहला संसाधन एवं विकास, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। हम लोगों को अब संसाधन पर हम लोग थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेते हैं, जब तक कि संसाधन क्या होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को संसाधन के बारे में बताना, तो संसाधन दोस्तों एक तो हमारा प्राकृतिक संसाधन होता है, एक हमारा मानवीय संसाधन होता है। अब प्राकृतिक संसाधन कितने टाइप से होता है, तो एक नवीकरणीय योग और एक अनवीकरणीय योग होता है। मानवीय में दोस्तों किस टाइप से होता है, तो ये भी दो टाइप से होता है, दो प्रकार से। संरचना एवं संस्थाएं आती है इसमें, मात्रा एवं गुणवत्ता, अर्थात उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसमें आएगा हमारा ये प्राकृतिक हुआ, ये मानवीय हुआ। अब नवीकरणीय में दोस्तों दो प्रकार से होता है, एक सतत होता है, एक जैव होता है। और अनवीकरणीय भी 2 टाइप से होता है दोस्तों, ये पुनः चक्रीय होता है और एक ये चक्रीय। अचक्रीय यानी जीवाश्म ईंधन इसके अंतर्गत आता है, पुनः चक्रीय के अंतर्गत हमारी धातु आती है। दोस्तों जैव संसाधन कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स होता है, एक हमारा इसमें वन्यजीव आता है और एक हमारी प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन क्षेत्र का हिस्सा आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सतत पोषणीय विकास कैसे कहा जाता है दोस्तों। सतत पोषणीय विकास कैसे कहा जाता है, ये दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछ लिया गया है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं दोस्तों। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ये पेपर में आ जाता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं दोस्तों। अब इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। अर्थात सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य हमारा यह है कि ऐसा विकास हो जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। अर्थात हमें विकास तो करना है, लेकिन ऐसा विकास करना जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, अर्थात पर्यावरण को नुकसान ना हो। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया, वर्तमान विकास की ऐसी प्रक्रिया जो भविष्य की आवश्यकता यानी पीढ़ियों की जो आवश्यकता उसकी अवहेलना ना हो पाए दोस्तों। यानी हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचे या नुकसान पहुंचे। अर्थात हमें ऐसा कार्य करना है कि हमारे पर्यावरण हमारे अनुकूल हो। कई बार दोस्तों देखा जाता है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए वनों का क्या करता है, काटता है, वनों को काटता है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर मानव वन काटता है तो पर्यावरण की स्थिति क्या होगी, पारिस्थितिकी संकट पैदा होगा, जो कि मानव के लिए दोस्तों हानिकारक है। क्यों, क्योंकि वन ही तो मानव की ऑक्सीजन के लिए हमारे मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन सतत पोषणीय विकास दोस्तों क्या लिखा है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ऐसा विकास करना है जो कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया, वर्तमान में ऐसा विकास की प्रक्रिया करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना हो, कि आज हम अपने स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा कार्य ना करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो खतरा पैदा हो। ये दोस्तों आपका सतत विकास क्वेश्चन पूछा जाता है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये हमारा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सतत पोषणीय विकास के साथ साथ रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन तो दोस्तों सब अब क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताते थे कि दोस्तों रियो 20 के नाम से इसको जाना जाता है। ये कब हुआ था,
ये 1992 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है। तो दोस्तों ये जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। अर्थात इसमें कहने का तात्पर्य है कि 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। कब हुआ था दोस्तों? जून 1992 में। कहां पे हुआ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। और दोस्तों इसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में इसको जाना जाता है, जिसे पृथ्वी शिखर अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के कई रूप इसके सामने आते हैं, जैसे कि कहा जाता है एजेंडा 21, इसी को ही कहा जाता है दोस्तों। सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो वर्तमान जो इसका सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई खतरा ना हो, तो ये 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। और एक इसमें एजेंडा तैयार 21 सूत्री मांगों का एजेंडा एक घोषणा तैयार किया जाता है दोस्तों। आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? एजेंडा 21 ही आ गया दोस्तों, जिसकी अपन बात कर रहे थे एजेंडा क्या 21। अब दोस्तों एजेंडा 21 के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह एक क्या है? घोषणा है, जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था दोस्तों। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये 1992 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण जो सम्मेलन होता है ये दोस्तों हमारा यूएनडीपी, इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो होता है दोस्तों, उसके तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष जो उसके राष्ट्राध्यक्ष थे 100 से अधिक, उनके द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। और ये किससे संबंध? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। ये जो सारी प्रक्रिया है दोस्तों वो ये पर्यावरण से रिलेटेड है। एजेंडा 21 कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एजेंडा 21 हमारा कौन सा एक प्रोग्राम माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको ये देखना है इसमें ये दोस्तों जो डायग्राम दिख रहा है आपको कि भू आकृति के अंतर्गत के टोटल दोस्तों क्षेत्र कितने आते हैं। ये जो हमारा जो सर्कल दिख रहा है हम लोगों को, तो उस सर्कल में हमें ये देखना है। देखो जो ब्लू कलर का दिख रहा है दोस्तों ये वाला सर्कल, ये क्या है? हमारा मैदान है दोस्तों। ये क्या है? मैदान है। मैदान टोटल कितना है? 43% हमारा मैदान है। 27% ये हमारे स्तर का जो क्या दिख रहा है? ये हमारा पठार है, यानी 27% पठार है। 43% हिस्सा हमारा मैदानी है और 30% हिस्सा दोस्तों ये वाला दिख रहा है। ये 30% हिस्सा हमारे में क्या है? ये दोस्तों पर्वत है। क्या है? पर्वत है। और ये जो आपको दिख रहा है मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत जो भू आकृति होती है, भू अर्थात पृथ्वी, आकृति यानी उसकी बनावट, भू आकृति जो होती है, जो पृथ्वी की बनावट होती है, उसके अंतर्गत 43% हिस्सा दोस्तों मैदानी क्षेत्र में आता है और हमारा 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र में आता है, 30% हिस्सा हमारा पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों भू संसाधनों का उपयोग देखो निम्नलिखित उद्देश्यों में कई बार किया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। चलिए और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन ये हमारा कि मृदा संसाधन, इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि मृदा संसाधन क्या है। मिट्टी अथवा मृदा
सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय युक्त प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय युक्त प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, अर्थात किसने बनाया है? प्रकृति के द्वारा इसको निर्मित किया गया है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हमारा प्राकृतिक संसाधन। यह पौधों के विकास का माध्यम है, यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। जैसे कि मृदा एक जीवत तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक, सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुक्त कारक है। क्या है इसके लिए? ये सारे जिम्मेदार हैं यदि मृदा बनने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो इन कारकों से मिलकर बनती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब ये हमें जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपको कलर दिख रहा होगा, ये स्तर को पढ़ना है। ये ऊपरी संस्तरती मृदा है, ये उपमृदा यानी अपक्षय चट्टानों, वालू, गाद या सिल्क या मृतिका होती है। ये अगाध स्तरीय अपक्षय अगारी चट्टानें होती है, अपक्षय रहित होती है दोस्तों। आगे हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा ये फर्स्ट दिख रहा है मृदाओं का वर्गीकरण। अब आपको दोस्तों ये देखना है कि मृदाओं का जो वर्गीकरण होता है उस पर हम लोगों को टॉपिक पे चर्चा करना है कि मृदाओं का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों वो किस टाइप से होता है। तो पहले हमारी क्या लिखा है? भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, उच्चावच का मतलब होगा दोस्तों स्थल से ऊंचे स्थान, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी कई भारत में अनेक प्रकार के उच्च स्थल पाए जाते हैं, भू आकृतियां यानी पृथ्वी की बनावट कई टाइप की होती है, जलवायु पाई जाती है दोस्तों। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, और कई प्रकार की हमारी वनस्पतियां भी पाई जाती है। इसी कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। यानी जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, उच्चावच और जो हमारी भू आकृति होती है दोस्तों, उसकी वजह से हमारे कई प्रकार की मृदाएं भी विकसित हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट मृदा हमारी कौन सी है दोस्तों? तो वो है हमारी जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि बांगर किसे कहा जाता है और खादर किसे कहा जाता है। ये अंतर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। हम लोग आगे इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब जलोढ़ मृदा के बारे में देखना है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, विस्तृत यानी बड़े पैमाने पर यह फैली हुई है, और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। महत्वपूर्ण यानी ऐसी मृदा क्योंकि संपूर्ण विभाग में सबसे ज्यादा यदि कोई मृदा है दोस्तों तो वो है हमारी जलोढ़ मृदा। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, अब दोस्तों क्या लगा? वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ से निर्मित है, यानी जलोढ़। ये जो दिख रहा है दोस्तों इस सर्कल हमारा, ये हमारा जलोढ़ मिट्टी का है दोस्तों। किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। आगे देखते हैं दोस्तों। लिखा तो वास्तव में जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है दोस्तों वो हमारे जलोढ़ मृदा से निर्मित है। किससे निर्मित है? जलोढ़ मृदा से। यह मृदा कहां पाई जाती है? हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र दोस्तों। नदी तंत्र वो होते हैं जो हमारे एक जहां से नदियों का उद्गम होता है, यानी नदियां निकलती हैं। तो देखो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण तंत्रों से निकलती है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होती है दोस्तों। निक्षेप का मतलब होता है अपने साथ ये बहाकर कूड़ा कचरा जो भी लाती है उसके द्वारा निर्मित होती है दोस्तों। यह एक सक्रिय गलियारों के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई गलियारे दोस्तों। सक्रिय गलियारों के माध्यम से ये मिट्टियां यानी जलोढ़ मिट्टी कहां तक है? राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर कौन सा दोस्तों? पूर्वी तटीय मैदान हमारा जो इस साइड वाला एरिया होता है, हम लोग मैप को देखेंगे। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां दोस्तों कि डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। आपको बता दें दोस्तों, एक भली बात ही परिचित करा दें कि जो नदियां पूर्वी वाहिनी होती हैं, जो नदियां पूर्वी वाहिनी अर्थात पूर्वी दिशा में बहती हैं, तो वो तो बनाती है क्या दोस्तों? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है दोस्तों। पूछा जाता है कि पूर्वी वाहिनी नदियां क्या बनाती हैं, तो वो बनाती हैं दोस्तों डेल्टा।
और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछा जाता है कि कौन सा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कहां पर है दोस्तों, सुंदरबन पूछ लिया जाता है तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। तो दोस्तों जो पूर्वी वाहिनी नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिमी वाहिनी नदियां होती हैं, जो पश्चिमी वाहिनी नदियां होती हैं वो हमारा निर्माण किसका करेंगी, तो जो पश्चिमी वाहिनी नदियां होंगी दोस्तों वो निर्माण करेंगी हमारा ज्वार नदमुख का, ज्वार नदमुख दोस्तों। इसी को कहा जाता है एस्चुरी। जो पूर्वी दिशा में नदी बहती है वो डेल्टा बनाती है, जो पश्चिमी दिशा में नदियां बहती हैं वो हमारा एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी भारत के संपूर्ण भूभाग पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी हमारी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। इस मिट्टी का निर्माण कहां में, जो हिमालय के तीन प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं, तो तीन नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर दोस्तों जो लाए जाते हैं उनके निक्षेपों से बनी है दोस्तों। ये किसके बनी है दोस्तों, निक्षेपों से। और विशेषकर हमारा जो क्षेत्र माना जाता है जैसे कि महानदी, ये वाला गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी दोस्तों उड़ीसा की फेमस नदी है, गोदावरी हमारी दक्षिण भारत की है, कृष्णा हमारी आंध्र प्रदेश की है, और कावेरी दोस्तों कर्नाटक एवं तमिलनाडु क्षेत्र में अधिकांश का बहती है। ये नदियों का जो चैप्टर आएगा दोस्तों हम उसमें डिस्कस करेंगे इससे ज्यादातर। तो पूछा जाता है जलोढ़ मिट्टी से परिचय दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अब दोस्तों दूसरी हमारी सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है, वो हमें देखना है दोस्तों काली मिट्टी। क्वेश्चन कई बार काली मिट्टी से भी पूछ लिया जाता है। तो काली मिट्टी क्या है, तो देखो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों, काला होता है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि रेगर मिट्टी क्या है, तो दोस्तों उसे ही काली मिट्टी कहते हैं, इसे ही रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में आता है क्वेश्चन काली मिट्टी होती है कौन सी फसल के लिए होती है दोस्तों, तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। क्या लिखा है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसलिए इसको काली कपासी मृदा, यानी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है तो वो है काली, और कपास की फसल के लिए उपयुक्त होने के कारण इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाता है भारत का कपास उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कपास जो उत्पादन होता है वो हमारा महाराष्ट्र गुजरात में होता है दोस्तों, गुजरात महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया है। यानी काली मिट्टी का निर्माण कैसे किसकी सहायता से हुआ है, तो जलवायु के द्वारा और जनक सेलों के द्वारा। जो शहर का मतलब होता है चट्टान से, उनके द्वारा जो निर्मित की गई है। यह मिट्टी इस प्रकार की मृदा कहां कहां पाई जाती है, दक्कन का पठार भारत का सबसे मेन एरिया में है दोस्तों। फ्रंट में दक्कन का पठार, हम लोग पठार के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें वो मुख्य रूप से बेसाल्ट कहा जाता है। ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाते हैं। ये दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम एरिया में पाई जाती है। और इसका निर्माण भी देखो, इसमें लावा जनक सेलों से बनी है। ये लावा जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा निकलता दोस्तों, उसके द्वारा ये इसका निर्माण किया गया। ये मृदा कहां कहां पाई जाती है, अब ये बताना। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में भी ये मिट्टी विशेष रूप से पाई जाती है दोस्तों। पूछा जाता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र दोस्तों गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का एक एरिया है जिसे सौराष्ट्र कहा जाता है। मालवा हमारा मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश मालवा स्पेशल पठार है। मालवा का पठार तो गेहूं की दलिया कहा जाता है दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं अगर गेहूं होता है तो वो मालवा में होता है। मध्य प्रदेश में कहीं अगर सोयाबीन होता है तो वो भी दोस्तों मालवा में होता है। सबसे ज्यादा मालवा गेहूं के लिए और हमारा किसके लिए, सोयाबीन के लिए। तो दोस्तों ये मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब दोस्तों आपको ये जो मैप दिख रहा होगा, हम लोगों को इस पे थोड़ा फोकस करना है कि अब इसमें देखो मृदा के प्रकार बताए गए हैं। तो ये जो डायग्राम देख लो आप, सबसे पहले कलर देख लो। कलर में दोस्तों ये वाला जो कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा
जो ग्रीन कलर दिख रहा है तो पर्वत और वन को संपादित कर रहा है। ये इस टाइप का कलर हमारा जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, ये काली मिट्टी इसका निर्माण है। तो ये दोस्तों पूरा स्टेट वाइज के हिसाब से आपको बताया गया है कि कहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऊपरी हिस्से में दोस्तों आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। ये हम लोग डायग्राम इससे पहले वाले चैप्टर में स्पेशली पढ़ चुके हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को देखो ये काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अगर पूछा जाता है तो लेटराइट मृदा कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारी लेटराइट मिट्टी का जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों मरुस्थली मृदा आपको दिख रही होगी, इस टाइप का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये मरुस्थली मृदा है। और आपको बता दें मरुस्थली भूमि होती है, जो मरुभूमि होती है वो विशेषकर भारत के किस क्षेत्र में है? तो विशेषकर भारत के राजस्थान, गुजरात, स्पेशली फॉर राजस्थान सबसे ज्यादा जो मरुभूमि है, मरुस्थल है हमारा, जो थार का मरुस्थल दोस्तों, जिसे थार का डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारा राजस्थान गुजरात तक स्थित है। ये दोस्तों मृदा अपर्दन, आपने देखा होगा कई क्वेश्चन आता है कि मृदा अपर्दन किसे कहा जाता है? तो मृदा का अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी के बहते हुए कटाव के कारण जो अपर्दन होता है उसको मृदा अपर्दन की संज्ञा दी जाती है। और ये भारत में सबसे ज्यादा तो चंबल क्षेत्र में होता है, जो मध्य प्रदेश का चंबल एरिया है वहां सबसे ज्यादा इसका समस्या देखी जाती है इसकी, कि इसका सबसे ज्यादा जो अपर्दन होता है वो दोस्तों चंबल बेसिन में होता है। ये दोस्तों अवनलिका अपर्दन, जिसके कारण मृदा अपर्दन होता है, उसी प्रकार अवनलिका अपर्दन भी आता है एग्जाम में, तो ये अवनलिका अपर्दन से रिलेटेड रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाकी के ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग टोटल पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे संसाधन और विकास की। इसके बाद एक वीडियो और आएगा संसाधन और विकास का, और हमारा फर्स्ट चैप्टर में वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उस चैप्टर में दोस्तों जितने भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको हम कराएंगे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।